गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। एक बार फिर से मैं आप सभी का अपने इस वीडियो लेक्चर में स्वागत करता हूं। और आज मैं आपके लिए लेके आया हूं क्लास 10th वालों के लिए डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स का चैप्टर 1, जिसका नाम है पावर शेयरिंग। पावर शेयरिंग की शुरुआत हम करें थ्रू नोट्स। उससे पहले हम लोग देखते हैं यहाँ पे कुछ एथनिक कंपोजिशन किसके किसके बीच, बेल्जियम एंड श्रीलंका के बीच। अब इस स्टोरी को हम लोग समझते हैं कि देखिए, श्रीलंका की बात है। यहाँ पे श्रीलंका की बात है तो श्रीलंका में ये जो ग्रीन कलर से आपको दिखाया हुआ है ये है सिनालाई जिसकी परसेंटेज है 74 और 18% तमिल है और 7% जो बाकी बचा इसमें ये लोग क्रिश्चियन हैं और ये दोनों ही लैंग्वेज बोलते हैं। उसके बाद ये जो सिन्हाला है ये मेनली ये बुद्धिस्ट हैं, यानी कि बौद्ध धर्म को मानते हैं, बौद्ध रिलीजन को मानते हैं और इनकी परसेंटेज 74 है। उसके बाद अगर हम बात करें बेल्जियम, तो बेल्जियम की यानी कि पूरे देश से पूरे कंट्री के एंटायर कंट्री की अगर बात करें तो एंटायर कंट्री में 59% डच बोलने वाले हैं, 40% फ्रेंच बोलने वाले हैं, 1% जर्मन बोलने वाले हैं। यानी कि कहने का मतलब है कि ये इसमें जो है ना पूरे देश में डच बोलने वाले, जिसको फ्लेमिश रीजन कहते हैं, फ्लेमिश रीजन ज़्यादा है और फ्रेंच स्पीकर यानी कि फ्रेंच बोलने वाले ये 40% है, 1% जर्मन बोलने वाले हैं। लेकिन बेल्जियम की का जो कैपिटल है जिसका नाम है ब्रुसेल्स, यहाँ पे थोड़ा सा इक्वेशन गलत उल्टा हो गया। यहाँ पे मिस प्रिंट है, ये 40 नहीं है, ये 80 है। इसको ध्यान रखिए, ये 80% है और ये 20% है। तो मेरे ख्याल से यहाँ पे आपको समझ में आ गया होगा। अब जरा यहाँ पे देखते हैं अब ये कहानी क्या होती है। मेजोरिटेरियनिज्म इन श्रीलंका, यानी कि श्रीलंका में बहुसंख्यकवाद यानी कि मेजोरिटी का इन्होंने कैसे मिसयूज़ किया उसको यहाँ पे हम लोग समझते हैं। श्रीलंका इंडिपेंडेंट हुआ था 1948 से। 1948 तक ये जो है ना ये भी ब्रिटेन का कॉलोनिज्म था। यहाँ से ये इंडिपेंडेंट हुआ 1948 को। उसके बाद 1956 में इन्होंने एक एक्ट पास किया सिन्हाला सुप्रीमेसी का, यानी कि सिन्हाला लैंग्वेज की सुप्रीमेसी का इन्होंने एक एक्ट पास किया, जिसमें क्या था कि न्यू कॉन्स्टिट्यूशन को बनाया गया, जिसमें कि ये लोग सिन्हाला को और बुद्धिज़्म को यानी कि बौद्ध को ज़्यादा ये प्रोटेक्शन दे रहे थे, फोस्टर कर रहे थे। उसके बाद सिन्हाला को ही ऑफिशियल लैंग्वेज बनाया गया था और तमिल का डिसरिगार्ड किया गया था। उसके बाद सिन्हाला के जो अप्लीकेंट्स थे, यानी कि जैसे कोई भी गवर्नमेंट जॉब है या और कोई यूनिवर्सिटीज़ हैं या कहीं पे भी हैं, तो वहाँ पे सिन्हाला बोलने वाले की प्रायोरिटी थी, यानी कि उनको प्राथमिकता दी जा रही थी, उनकी प्रायोरिटी थी। मेजोटेरियनिज्म क्या है? तो मेजोटेरियनिज्म एक ऐसी बिलीव है जहाँ पे कि मेजोरिटी कम्युनिटी यानी कि जिनकी संख्या यानी कि जिनका नंबर ज़्यादा है, जिन कम्युनिटी का नंबर ज़्यादा है, वो अपने से कम नंबर वाले को के ऊपर अपना रूल चलाते हैं, तो उसको हम कहते हैं मेजोरिटेरियनिज्म, यानी कि बहुसंख्यकवाद। नेक्स्ट आप देखिए, लेकिन बेल्जियम की सूझबूझ, बेल्जियम ने क्या किया कि 1970 से 1993 तक 4 बार इन्होंने
अपने कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट्स किया, यानी कि उसमें चेंजेस किए। ठीक है, किसके लिए? तो वो अरेंजमेंट करना चाहते थे जिससे कि वो एक साथ मिलके रहे। फिर इस तरीके से अरेंजमेंट उन्होंने क्या किया इन्होंने सेंट्रल लेवल पे देखते हैं। सबसे पहले इन्होंने क्या किया, सेंट्रल लेवल पे इन्होंने डच और फ्रेंच बोलने वाले जो थे उनके मिनिस्टरों की संख्या इन्होंने इक्वल रख दी, और स्पेशल लॉ दोनों कम्युनिटी के पास इक्वल था, यानी कि सपोर्ट करता था दोनों कम्युनिटी को, यानी कि दोनों कम्युनिटी में से किसी के भी पास कानून बनाने का यानी कि पावर दोनों के का अलग अलग नहीं था, दोनों का एक ही था। उसके बाद इन्होंने क्या किया कि कम्युनिटी गवर्नमेंट इलेक्टेड बाय द पीपल बिलोंगिंग से elected by the people belonging to one language community deals with issues related to culture, language and education। कहने का मतलब यह था कि जैसे कि फ्रेंच के जो लोग थे, फ्रेंच बोलने वाले, तो उनके कल्चरल इश्यूज को सॉल्व करने के लिए कोई फ्रेंच का ही आदमी उस गवर्नमेंट का पार्ट था। कोई अगर फ्लेमिश रीजन से है तो उसका सॉल्यूशन डच लोग ही देते थे। उसके बाद अगर बात करें कैपिटल सिटी ब्रुसेल्स में, तो जैसा कि अभी हम जानते हैं कि कैपिटल सिटी ब्रुसेल्स में, यानी कि ब्रुसेल्स में क्या था कि 80% फ्रेंच स्पीकर हैं वहाँ, और 20% डच बोलने वाले हैं, यानी कि 80% फ्रेंच वाले हैं, 20% डच वाले हैं। तो यहाँ पे इन्होंने क्या किया कि यहाँ के एक सेपरेट गवर्नमेंट की, जिसमें कि दोनों कम्युनिटी को का रिप्रेजेंटेशन यानी कि पार्टिसिपेशन इक्वल दिया गया। उसके बाद नेक्स्ट देखिए स्टेट गवर्नमेंट्स में इन्होंने क्या किया, स्टेट गवर्नमेंट्स में नॉट सबऑर्डिनेट टू सेंट्रल गवर्नमेंट, पावर्स ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट हैव बीन गिवन टू देम। और इसमें ये सबऑर्डिनेट नहीं थे, सेंट्रल गवर्नमेंट का सबऑर्डिनेट मतलब क्या कि एक जैसे कि कोई एक पर्सन है, जैसे मान लीजिए कोई एक पर्सन ए है और ए के अंडर में बी है, सी है, डी है। तो ये जो है ना ए बी और सी डी, ये तीन बी सी डी ये जो हैं ए के सबऑर्डिनेट कहलाएंगे क्योंकि ये इसके अंडर में है। तो ऐसा यहाँ पे नहीं किया गया। इन्होंने ये कहा कि भैया आप लोग इन्होंने सेंट्रल से स्टेट को अलग रखा। अब हमारे दिमाग में एक क्वेश्चन आता है कि पावर शेयरिंग क्यों ज़रूरी है। अब ज़रा इससे आगे बढ़ने से पहले, पावर शेयरिंग आगे बढ़ने से पहले, अभी हमने देखा क्या कि श्रीलंका में जैसे यहाँ ये श्रीलंका में ऐसा किया गया, यानी सिन्हाला को ऑफिशियल लैंग्वेज बना दिया गया। उसके बाद बुद्धिज़्म को प्रोटेक्शन दिया गया, सिन्हाला बोलने वाले की प्रायोरिटी दी गई, यानी कि कुल मिला के ये मेजोरिटेरियनिज्म को इन्होंने बढ़ावा दिया। तो इससे क्या हुआ होगा, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि वहाँ पे तमिल बोलने वाले भी थे और बुद्धिज़्म को इन्होंने प्रोटेक्शन दिया था, क्योंकि वहाँ पे 7% क्रिश्चियंस भी थे, तो उनको भी तो एक तरीके से उनका भी डिसरिगार्ड हो रहा था, यानी कि उनका अनादर हो रहा था। तो उस कंडीशन में वहाँ पे क्या हुआ कि वहाँ पे सिविल वॉर हो गया था, क्योंकि इन्होंने यूनिटरी मेथड को अपनाया है, यूनिटरी मेथड को अपनाया है, यानी कि मेजोरिटेरियनिज्म, यानी कि मेजोरिटी के दम पे इन्होंने क्या किया है, कब्जा किया है। वही अगर एकोमोडेशन की बात करें बेल्जियम में, तो बेल्जियम ने क्या किया, अपने पावर को अलग अलग डिवीज़न में शेयर कर दिया, यानी कि बांट दिया। तो जब शेयर कर दिया तो यहाँ पे क्या हुआ कि ना तो यहाँ पे कोई सिविल वॉर हुआ, ना ही किसी तरह की वायलेंस यहाँ पे हुई। तो
अब यहाँ पे हमने देखा कि पावर शेयरिंग करने से कितनी बेनिफिट है। अब हमारे दिमाग में क्वेश्चन आता है कि पावर शेयरिंग क्यों ज़रूरी है। तो देखिए, पावर शेयरिंग दो रीज़न से ज़रूरी है। एक है प्रूडेंशियल रीज़न, दूसरा है मोरल रीज़न। प्रूडेंशियल रीज़न क्या है? प्रूडेंशियल रीज़न का मतलब होता है कि ये बेस्ड होता है आपका कैलकुलेशन, गेन और लॉस के कैलकुलेशन पे। हेल्प करता है ये रिड्यूस कन्फ्लिक्ट को, मतलब सोशल ग्रुप यानी कि जो अलग अलग सोशल ग्रुप है उनके बीच में जो मतभेद होते हैं, यानी कि लड़ाई झगड़े होते हैं, फाइट होते हैं, वॉर होते हैं, उसको ये कम करता है। और पॉलिटिकल ऑर्डर को इंश्योर करता है। पॉलिटिकल ऑर्डर को क्या करता है? इंश्योर करता है, यानी फिक्स करता है ये स्टेबिलिटी को। पॉलिटिकल ऑर्डर के स्टेबिलिटी यानी कि वो फिक्स स्टेबल रहेगा, इसको इंश्योर करता है क्या? पावर शेयरिंग। इसका मॉरल रीज़न क्या है कि ये बहुत ही ज़्यादा, अगर ऐसा हम करते हैं तो इसमें डेमोक्रेसी की स्पिरिट, यानी कि इस कह सकते हो कि इसमें इसका अट्रैक्शन, इसमें आगे इसको अपने आप में बढ़ा के रखना, ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। पीपल हैव अ राइट टू बी अ कंसल्टेड ऑन हाउ दे आर बी गवर्नड। और देखिए, एक नैतिकता यानी कि मॉरल हमारी राइट्स है, मॉरल राइट्स है कि हमें मालूम होना चाहिए कि आखिर हम पे शासन किस तरीके से किया जा रहा है। हमारे पास अधिकार है, हम ये जानने का राइट्स है कि हम जाने कि कैसे हम पे गवर्न किया जा रहा है, यानी कि हम पे कैसे रूल किया जा रहा है। उसके बाद देखिए, पावर शेयरिंग की अगर बात करें तो फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग, तो सबसे पहले हम जानते हैं फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग। तो मेन रूप से 4 टाइप से पावर शेयरिंग की जाती है, जिसमें पहला है वर्टिकल डिवीज़न। वर्टिकल डिवीज़न में सेंट्रल गवर्नमेंट सबसे ऊपर होता है, फिर स्टेट गवर्नमेंट होता है, फिर लोकल गवर्नमेंट होता है। इसको लेवल्स के अकॉर्डिंग, यानी कि 1 2 3 इस तरीके से लेवल, सबसे ऊपर सेंट्रल गवर्नमेंट, फिर उसके नीचे स्टेट गवर्नमेंट, और फिर उसके नीचे लोकल बॉडीज़, यानी कि स्टेट गवर्नमेंट के अंडर में लोकल बॉडीज़, यानी कह सकते हैं कि उसमें ही लोकल बॉडीज़ है। उसके बाद बात आती है हॉरिजॉन्टल डिवीज़न की। हॉरिजॉन्टल डिवीज़न की क्या होती है कि मतलब एक ही लाइन में, यानी कि कहने का मतलब ये जो डिवीज़न है इसमें से किसी का भी पावर ना तो कम है ना ही ज़्यादा होता है, तो इसको हम कहते हैं हॉरिजॉन्टल डिवीज़न। इसमें लेजिस्लेचर यानी कि कानून बनाने वाली संस्था, लॉ बनाने वाली संस्था, एक्सिक्यूटिव यानी कि जो लाभ इसे इम्प्लीमेंट करती है, इम्प्लीमेंटेशन करने वाली ऑर्गेनाइजेशन, और जुडिशरी यानी कि कोई भी जो लॉ एंड ऑर्डर जो इम्प्लीमेंट होता है तो उसमें क्या होती है, डिबेट क्रिएट होता है, कई तरह की बातें, इश्यूज आती है, तो उसको क्लियर करने का काम कौन करता है? करती है जुडिशरी करती है। तो ये जो है हॉरिजॉन्टल डिवीज़न कहलाता है। उसके बाद देखिए, पावर शेयरिंग शेयर्ड एमंग पॉलिटिकल पार्टीज। और पावर शेयरिंग का तीसरा तरीका क्या है? तो पॉलिटिकल पार्टीज के बीच में पावर केप्स ऑन शिफ्टिंग वन पॉलिटिकल पार्टी टू अनदर, यानी कि जैसे कि अभी बीजेपी की सरकार है, इससे पहले कांग्रेस की सरकार थी, तो इसी तरीके से कोalition की भी सरकार होती है। कोalition गवर्नमेंट किसे कहते हैं? जब दो या दो से ज़्यादा पार्टीज मिल के गवर्नमेंट बनाती है। अब गवर्नमेंट क्यों दो पार्टी को बनाने की ज़रूरत होती है? तो अब ज़रा देखिए, मैं आपको यहाँ पे क्लियर करता हूँ। जो हमारे सेंट्रल में है लोकसभा, लोकसभा लोकसभा है, और यहाँ पे लोकसभा में नंबर ऑफ सीट्स हैं 543, जिसके लिए इलेक्शन कंडक्ट की जाती है। डायरेक्ट जो सिटीजन्स हैं यानी कि जो वोटर हैं वो डायरेक्ट इसमें पार्टिसिपेट करते हैं। तो 543 का हाफ तो हम कर नहीं सकते, तो 542, तो 542 का हाफ होता है 271 अब +1। अब इसको मैं थोड़ा सा क्लियर करके बताता हूँ। देखिए, 542 का हाफ होता है 271,
+1 कर दीजिए, तो ये कितना हुआ 272 सीट्स। यानी किसी को भी अगर अपनी गवर्नमेंट बनानी है, अपनी सरकार बनानी है, तो उसे कम से कम 272 सीट्स चाहिए ही चाहिए। तो इसके लिए उन्हें क्या करना पड़ता है, इसके लिए उन्हें अगर ये सीट से नहीं मिली, मान लीजिए कोई भी पार्टी है, कोई भी एक्स पार्टी है, एक्स पार्टी को मिली है 196 सीट, लेकिन उसे तो चाहिए 272 अगर उसे अपनी सरकार बनानी है तो 196 सीट है, तो बाकी सीट के लिए उसे क्या करना पड़ेगा, दूसरी पार्टी से कोएलिशन करना पड़ेगा, यानी कि उससे सीट से लेनी पड़ेगी, बदले में उन्हें कोई मिनिस्ट्री देनी पड़ती है। तो इस तरीके से जो काम किया जाता है इसको कहते हैं कोएलिशन गवर्नमेंट। और अलग अलग सोशल ग्रुप्स में भी पावर को शेयर किया जाता है, जैसे कि कम्युनिटी गवर्नमेंट हमने देखा था बेल्जियम में, वुमेन और सोशली वीकर सेक्शंस के लिए अलग बना होता है, ह्यूमन राइट्स कमीशंस वगैरह होते हैं, एनजीओ होता है, तो इस तरीके से भी पावर शेयर किया जाता है। तो इस तरीके से हमने इसको शॉर्ट में नोट्स के थ्रू इसका रिवाइज किया, यानी कि इसको समझा पहला चैप्टर। ये वीडियो आपको कैसी लगी ये आप कमेंट करके अवश्य बताएं, और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। पूरी वीडियो देखने के लिए थैंक यू। हैव अ नाइस डे।